अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7. बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19. वी वर स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान बनने के पहले 25 साल कैसे गुजरे. तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं. बच्चों, हमने पढ़ा था कि अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन गया और हम पढ़ रहे थे कि अयूब खान की हुकूमत कैसी थी. हमने पढ़ा था कि अयूब खान एज अ प्रेसिडेंट बहुत ही सख्त हुक्मरान था और वो लॉ ब्रेकर्स को बहुत सख्त सजा देता था, यानी कि जो लोग कानून को तोड़ते थे उनके खिलाफ वो सख्त सजा देता था. In 1959 to 69, Ayub Khan decade, period of change and of growth. अब 1959 to 69 को कहा जाता है अयूब खान डेकेड. डेकेड हम कहते हैं टाइम स्पैन को, तो मतलब 1959 to 69 वो टाइम था जिसमें अयूब खान की हुकूमत रही. पीरियड ऑफ चेंज एंड ऑफ ग्रोथ. तो बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल्दो अयूब खान एक इंतहाई सख्त हुक्मरान था, लेकिन उसके बावजूद उसकी हुकूमत के दौरान मुल्क अपने रास्ते पर फिर से आ गया. देयर वाज ग्रोथ एंड चेंज. चेंज यानी कि जो भी मुजाहिरे हो रहे थे उस वक्त और जो भी मसले मसाइल चल रहे थे वो थमना शुरू हो गए. देयर केम अ चेंज, तब्दीली आना शुरू हो गई. एंड ग्रोथ यानी कि मुल्क ने प्रॉस्पर करना शुरू कर दिया, मुल्की हालात बेहतर होना शुरू हो गए और मुल्क एक बेहतर रास्ते की तरफ चल पड़ा. The system of basic democracies was set up. अब बेसिक डेमोक्रेसीज का क्या मतलब है? बेसिक डेमोक्रेसीज का मतलब ये था कि कुछ लोग मिलकर ये डिसीजन लेते थे कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए. अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. उससे पहले तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन फिर बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम लाया गया जिसमें कुछ काबिल लोग बैठकर ये डिसाइड करते थे कि मुल्क का सदर किसको लगाया जाए. Now what happened in 1962? Martial law replaced presidential government. अब 1962 में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया मार्शल लॉ ने. और मार्शल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्शल लॉ लगने का क्या मतलब होता है. मार्शल लॉ लगने का मतलब ये होता है कि आपका पूरा मुल्क आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि जो आर्मी के बड़े लोग होते हैं, जो भी अथॉरिटी में होते हैं, वो आपके पूरे मुल्क को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं. आपके जितने भी इदारे होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब आर्मी के अंडर आ जाते हैं. और बच्चों, किसी भी मुल्क में मार्शल लॉ लगना एक अच्छी बात नहीं समझी जाती. अगर आपके मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो मुल्क नहीं चला पाई, जिसकी वजह से आर्मी के कंट्रोल में पूरा मुल्क दे दिया गया. इलेक्शंस हेल्ड इन जनवरी 1965. अयूब खान वन द वोट. अब फिर 1965 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के नतीजे में कौन जीता? अयूब खान. Opposed by Miss Fatma Jinnah, who was persuaded to stand for elections. और अयूब खान के मुकाबले में कौन खड़ी हुई थी? अयूब खान के मुकाबले में खड़ी हुई थी मिस फातिमा जिन्ना. मिस फातिमा जिन्ना कौन थी? राइट, मिस फातिमा जिन्ना बहन थी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की. और उन्हें इस बात के लिए परसुएड किया गया, यानी कि उन्हें इस बात के लिए राजी किया गया कि आप इलेक्शंस में खड़ी हो अयूब खान के खिलाफ. लेकिन अयूब खान फिर भी इलेक्शंस जीत गया. Now on 6 September 1965, Pakistan was invaded by Indian Army over Kashmir dispute. बच्चों, आपको कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में तो पता ही है. डिस्प्यूट वैसे हम कहते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी लड़ाई झगड़े को. अगर आपका किसी से किसी बात पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो दैट इज कॉल्ड टू हैव अ डिस्प्यूट. तो कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि आजकल भी काफी हॉट टॉपिक है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा, ये उस वक्त भी चल रहा था. तो इस मसले को लेकर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया ऑन 6 सितंबर 1965.
इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया ये सोचकर कि वो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, स्पेसिफिकली लाहौर पे। उन्होंने बड़े प्लान्स बनाए कि वो हमला करेंगे, वो हम पे कब्जा कर लेंगे और फिर लाहौर में बैठ के वो अयाशी करेंगे। लेकिन उनके इन सारे प्लान्स पर पानी फिर गया और हमारी फौज ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और उनको वापस भेज दिया। और इसीलिए आज हम 6 सितंबर को एज डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट करते हैं। आपने एमएम आलम का नाम तो सुना ही होगा। वो इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि इस दिन इंडिया के तकरीबन 6 जहाज़ों को उन्होंने वन गो में डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि तबाह किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह डिस्ट्रॉय कर देना सामने वालों के जहाज़ों को इतना आसान नहीं होता और उस वक्त इंडिया हम पे पै दर पै हमले कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमारी आर्मी ने उनका बड़ा स्ट्रांग होकर मुकाबला किया और उनको वापस भगा दिया। पाकिस्तान रिपल्स द अटैक। रिपल्स का मतलब होता है यानी कि आप अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी को वापस भेज दो या किसी को हरा दो। Now what happened on 22 September 1965? On this date, ceasefire was agreed. Ceasefire का क्या मतलब होता है? Ceasefire का मतलब है कि अगर कोई भी दो कंट्रीज हैं जिनके दरमियान फायर चल रही है या जंग चल रही है तो ceasefire यानी कि वो जंग रोक दी जाए। तो 22 सितंबर 1965 को इस बात पर इंडिया और पाकिस्तान मान गए कि अब मजीद जंग नहीं की जाएगी कश्मीर डिस्प्यूट पे उस वक्त। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेटल हो गया कि जी ठीक है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए। उस वक्त सिर्फ इस बात पे दोनों मुल्क मान गए कि फिल वक्त मजीद लड़ाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो बहुत सा नुकसान होता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से फौजी शहीद होते हैं, इसलिए कोई भी जंग ज्यादा अरसे तक नहीं लड़ी जा सकती। Tashkent Conference. Now what was Tashkent Conference? January 1966 under pressure from UN, USA and Russia. Tashkent Conference कब हुई? It was held on January 1966. और क्यों की गई? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया पे ये प्रेशर डाला गया फ्रॉम UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया कि आप सीज फायर कर लें और आप कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर लड़ना बंद कर दें। Compelled Pakistan and India to restore international boundary and 1949 ceasefire line in Kashmir. अब इन कंट्रीज ने यानी कि यूएसए ने और रशिया ने और जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को कंपेल किया, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को इस बात पर आमादा किया कि आप अपना सीज फायर कर लें, यानी कि एक दूसरे से जंग करना बंद कर दें और अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज का ख्याल करें। आप ये देखें कि किसकी कहाँ तक बाउंड्री है और दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। इसके अलावा 1949 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगे इन केस ऑफ कश्मीर और ड्यू टू कश्मीर डिस्प्यूट। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए और रशिया ने पाकिस्तान और इंडिया से ये रिक्वेस्ट की कि एक तो आप दोनों सीज फायर पर आमादा हो जाएं, यानी कि अपनी जंग को रोकें, और दूसरा 1949 का जो सीज फायर वाला एग्रीमेंट था उसको भी याद रखें और एक दूसरे की इंटरनेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, यानी कि एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अयूब खान्स लीडरशिप। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त हमारा लीडर कौन था? अयूब खान। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि इंडिया ने हम पर हमला कर दिया एंड देन देयर वाज अ सीज फायर। तो अयूब खान की लीडरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, यानी कि धरने होना शुरू हो गए और लोगों को इस बात का बहुत गुस्सा था कि इंडिया ने हम पर हमला किया एंड देन देयर वाज सीज फायर एग्रीमेंट। न्यू लीडर्स इन बोथ विंग्स ऑफ द कंट्री। अब जब ये सब कुछ चल रहा था उस दौरान ईस्ट एंड वेस्ट विंग्स ऑफ पाकिस्तान में न्यू लीडर्स वर इमर्जिंग। अगेन
آج کا جو پاکستان ہے وہ ویسٹ پاکستان ہے اور آج کا جو بنگلہ دیش ہے وہ ایسٹ پاکستان ہے. اس وقت بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا, اس لیے I am again and again mentioning East and West Pakistan. تو اب میں نے بولا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ جو ونگز تھے ہماری کنٹری کے, یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ پارٹس جو تھے ہماری کنٹری کے, ان میں نئے لیڈرز ایمرج ہو رہے تھے. ایمرج ہونے کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا. تو ایسٹ پاکستان میں سب سے مشہور لیڈر اس وقت کون چل رہا تھا؟ ہی واز شیخ مجیب الرحمان, جو کہ عوامی لیگ کا لیڈر تھا. وہ بنگالیوں میں بہت مشہور تھا. And what did he do? Put forward his 6 points, demand for less control by West Wing and more control by East Wing. تو شیخ مجیب الرحمان نے کیا کیا کہ اس نے اپنے 6 پوائنٹس دیے. وہ سارے کے سارے پوائنٹس ادھر ڈسکس نہیں ہیں, لیکن جو میجر پوائنٹ تھا, جو سب سے مین بات تھی اس وقت, وہ یہ چل رہی تھی کہ دونوں ونگز یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ ونگز کو صرف ویسٹ ونگ کیوں کنٹرول کر رہا ہے. یعنی کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جس پاکستان میں آج ہم ہیں, یہاں سے بنگلہ دیش کو بھی کیوں کنٹرول کیا جا رہا ہے, یعنی کہ ایسٹ ونگ آف پاکستان کو بھی کیوں کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی شور مچا ہوا تھا کہ ایسٹ ونگ آف پاکستان کے لوگوں کو کم حقوق دیے جاتے ہیں, آرمی میں کم سیٹس دی جاتی ہیں, گورنمنٹ میں کم سیٹس دی جاتی ہیں, جبکہ ویسٹ ونگ آف پاکستان کے لوگوں کو زیادہ فائدے پہنچائے جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے لوگوں میں اس وقت بہت شدید غصہ تھا ان سب باتوں کو لے کر. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ بنگالی کو ہماری قومی زبان بنایا جائے, جبکہ ویسٹ ونگ آف پاکستان کے لوگ چاہتے تھے کہ اردو کو ہماری قومی زبان بنایا جائے. تو ان سب مسئلوں کی وجہ سے ایسٹ اور ویسٹ ونگ میں بھی جھگڑے چل رہے تھے. اور اس دوران جو لیڈر ایمرج ہو رہا تھا, ہی واز شیخ مجیب الرحمان. ویسٹ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو. اب ایسٹ پاکستان میں کون سا لیڈر ایمرج ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان. اور ویسٹ پاکستان میں جو سب سے فیمس لیڈر یا حکمران اس وقت چل رہا تھا وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو اس لیے بھی بہت زیادہ فیمس تھا کیونکہ وہ عام لوگوں کے حق میں بہت اچھا تھا. وہ مزدوروں کے لیے بہت سے حقوق لے کر آیا, بہت سے رائٹس لے کر آیا, اس لیے وہ عام لوگوں میں بہت مشہور تھا. اس کے علاوہ وہ بہت ہی نڈر اور بہادر انسان تھا. وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا اور وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا. اس وجہ سے وہ لوگوں میں بہت مقبول تھا. In 1969, ایوب خان resigned due to poor health. اب 1969 میں کیا ہوا کہ ایوب خان بیمار ہو گیا and he resigned. ایوب خان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ پریزیڈنٹ بنا سکندر مرزا کو ہٹا کر. پھر اس نے جتنا عرصہ حکومت کی اس کو ایئر آف گروتھ اینڈ چینج کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سخت حکمران تھا اور وہ بہت سختیاں کرتا تھا in case of law breakers. Handed over government to General یحییٰ خان. تو ایوب خان نے جاتے جاتے گورنمنٹ کس کو دی؟ He gave the government to General یحییٰ خان. تو بچوں آج کے لیکچر میں اتنا ہی. آپ نے اس لیکچر کو اچھے سے سننا ہے اور یہ سب یاد رکھنا ہے کہ کس حکمران کے بعد کون سا گورنر جنرل آیا یا پرائم منسٹر آیا یا پریزیڈنٹ آیا. آپ نے ڈیٹس کو بھی اچھے سے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ونگز آف پاکستان والی بات میں آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. آپ یہی سمجھ لیں کہ اس وقت بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا. اٹ واز ناٹ اے سیپریٹ کنٹری اور اسی وجہ سے اس کو ایسٹ ونگ آف پاکستان کہا جاتا تھا اور موجودہ پاکستان کو ویسٹ ونگ آف پاکستان کہا جاتا تھا. ونگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, ونگ ہم پر کو کہتے ہیں, اس لیے جو موجودہ پاکستان ہے دیٹ واز ویسٹ ونگ اور بنگلہ دیش واز ایسٹ ونگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.